अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द क्लास। और आज हमने कुछ सवालात के जवाबात को देखना है जो हमने लास्ट टॉपिक्स किए थे एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से, और जो हमने लास्ट टॉपिक किए थे विद रिगार्ड टू बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बिस्मिल्लाह ने हमसे सवाल किया है और बिस्मिल्लाह कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। राइट, देखो बिस्मिल्लाह, ऐसा है कि आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। आपकी आपके बिजनेस का नाम है बिस्मिल्लाह कॉर्पोरेशन, राइट। तो बिस्मिल्लाह कॉर्पोरेशन में एक अकाउंटेंट है जो आपका कैश लेजर मेंटेन करता है। मतलब कैश लेजर क्या, सारी की सारी अकाउंटिंग करता है। तो जारी बात है, आपके पास कितना कैश है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड जो होगा वो किसके पास होगा? अकाउंटेंट के पास होगा। तो अकाउंटेंट जिस फाइल को मेंटेन करता है उसको आप कैश लेजर कहते हो, या कैश बुक कहते हो, या आप कोई और इसको नकद नामा कह लो, कोई भी नाम दे दो, राइट। तो ये एक ऐसा अकाउंट होगा, आप कैश अकाउंट कह लें। ये एक ऐसी फाइल होगी जिसमें आप तमाम इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स रिकॉर्ड करेंगे। जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, उस सबका आप रिकॉर्ड रखोगे। सो ये चीज कहलाती है बुनियादी तौर पर कैश बुक, जो आपका अपना रिकॉर्ड होता है, ठीक है। लेकिन आप जो बैंक में आपके पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका उसका रिकॉर्ड सिर्फ आप नहीं रखते, उसका रिकॉर्ड बैंक भी रखता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना पैसा जो बैंक में रखा है वो उस हिसाब से बैंक को भी अपना आपका अकाउंट मेंटेन करना है। तो जब हम कहते हैं कि हमने किसी जगह पे अकाउंट खोला है, तो इसका मतलब वही इंक्रीज डिक्रीज जो आप अपने पास रिकॉर्ड करते हो, बैंक भी वो इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करता है। तो बैंक के पास जब आप जाते हैं कि जी मेरा मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तो बैंक आपको बताता है कि आपके अकाउंट में इतनी रकम है। ये जो रकम है ये क्या कहलाती है? पासबुक कहलाती है, ठीक है। सॉरी, ये जो अमाउंट, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, सॉरी, ये क्या कहलाता है? पासबुक कहलाता है या बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। तो जिस तरह से आप अपने बिजनेस का बिस्मिल्लाह कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड खुद रखते हैं, इस तरह बैंक भी रखता है। आपका रिकॉर्ड क्या कहलाता है? कैश बुक कहलाता है। और जो बैंक आपको डॉक्यूमेंट देता है जिसमें बताता है आपके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, इसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके रिकॉर्ड में आता है कि मेरे पास 10,000 है, बैंक कहता है आपके पास तो 15,000 है। अब ये जो फर्क आता है, आप इस फर्क को इन्वेस्टिगेट करते हो, ठीक है ना। तो जब आप इस डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट करते हो और इस डिफरेंस को फिर इसके बाद रिकंसाइल करते हो, यानी इस फर्क को खत्म करने की कोशिश करते हो, तो इस एफर्ट को और इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम इन दोनों जगहों से बैलेंस लेते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास अकाउंटेंट क्या कह रहा है, कितना बैलेंस है, हमारा बैंक क्या कह रहा है कि हमारे पास कितना बैलेंस है, और अगर उसमें कोई फर्क है तो इन दोनों बैलेंसेस में कुछ प्लस और कुछ माइनस करके हम इस डिफरेंस को मिटाते हैं। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसके लिए एक मतलब फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि लेक्चर देखिएगा, आपको होपफुली काफी हद तक फायदा होगा। अच्छा जी, दूसरा ये कह रहे हैं कि थोड़ा हमें ये भी ओवरव्यू दे दें कि बैंक का रिकॉर्डिंग सिस्टम किस तरह से डिफरेंट होता है और नॉर्मल अकाउंटिंग से ये रिकॉर्डिंग सिस्टम किस तरह से मुख्तलिफ है। अच्छा, थोड़ा सा सिस्टम समझ लें। देखिए, जो बिस्मिल्लाह कॉर्पोरेशन का अकाउंटेंट है ना, वो क्या करेगा? वो कहेगा हमारा जो कैश एट बैंक है वो एसेट है, ठीक है ना, वो इसको एसेट के तौर पे लेगा। लेकिन आपका जो पैसा बैंक के पास पड़ा है वो बैंक का एसेट तो नहीं है, बैंक के ऊपर बोझ बन गया ना, बैंक के ऊपर कर्जा बन गया। आपने बैंक को कर्जा दिया होता है दरअसल, जो बैंक जिम्मेदार है वापस लौटाने के लिए। तो आपका जो कैश एट बैंक है, जो बैंक के लिए है, वो बेसिकली क्या बन गया है? लायबिलिटी। तो आपके लिए ये एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो आपके लिए डेबिट क्रेडिट रूल डिफरेंट है। आप कहते हैं कि जब ये इंक्रीज होगी कोई चीज तो ये डेबिट होगी, और जब ये डिक्रीज होगी, कोई भी एसेट हमारा डिक्रीज होगा, तो ये क्रेडिट होगा। लेकिन बैंक का मामला ये है कि बैंक कहता है आपका जो पैसा मेरे पास पड़ा है वो मेरे लिए बोझ है, मेरे लिए लायबिलिटी है। तो जब जब आप पैसा बैंक में जमा करवाएंगे, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ेगा। तो इस कर्जे के भरने को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज होकर क्रेडिट होती हैं और लायबिलिटीज डिक्रीज होकर डेबिट होती है। तो जब जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं, ये डेबिट होता है। अब आप एक चीज पे कभी गौर कीजिएगा, कभी आप एटीएम से पैसे निकालिएगा या वैसे भी कोई भी आप ट्रांजैक्शन ऐसी करें, अगर आपके एसएमएस अलर्ट्स भी एक्टिव हैं, तो आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा, आप बैंक में से 5,000 निकालें, तो आपने तो क्रेडिट किया।
लेकिन बैंक मैसेज करेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5000 रुपीज। आप पैसे निकाल रहे हैं लेकिन बैंक कह रहा है डेबिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक लायबिलिटी के हिसाब से इसको देखता है, कहता है यार जब ये पैसा डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। हमारी नजर में ये एसेट है, इसलिए इंक्रीज करके हम इसको डेबिट करते हैं और डिक्रीज करके हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो ये एक बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों सिस्टम्स में। यानी बस वो डेबिट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। हमारा डेबिट बैंक के लिए क्रेडिट है, हमारा क्रेडिट बैंक के लिए डेबिट है। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी बहुत सारी मालूमात जो हमें नहीं होती हैं बैंक के पास होती हैं, और फिर हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा है या हमारे कोई सर्विस चार्जेस कट रहे हैं या कोई टैक्स कट रहा है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन बैंक को तो पता है। तो बैंक अपने रिकॉर्ड में वो चीजें मेंशन कर देता है और हम उसी हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी वजह से कुछ डिफरेंसेस बाज़ औक़ात इसमें आते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया है यहाँ पर, वो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज बाय सना हसनैन, और सना हसनैन कह रही हैं कि सर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट की एडजस्टिंग एंट्री समझ नहीं आई। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होती है? डेप्रिसिएशन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि वेयर एंड टेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट? तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी होने को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये वैल्यू में कमी, याद रखिए, मार्केट वैल्यू में कमी नहीं है, इस्तेमाल की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी है। अब ये डेप्रिसिएशन जब भी होती है, जाहिर बात है एक एसेट पुराना हो रहा है, जंग आलूद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा। ये नुकसान बेसिकली हम एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज। और इसके लिए एक अकाउंट अलग से बनता है। मैंने पहले भी कहा था, एसेट को क्रेडिट नहीं करते, एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस चीज का था? फॉर एग्जांपल ये था आपकी मशीनरी का, तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी का जो होगा ये अलग से क्रेडिट होगा 5000। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, थोड़ा सा ये समझते हैं। फर्ज कर लें कि एक कारोबार है जिसने पहले एक मशीनरी खरीदी है साल के शुरू में 1 जनवरी को, और उसने कहा मशीनरी डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 50,000। तो हमारे पास मशीनरी डेबिट थी, कैश क्रेडिट था 50,000। जब हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में हमने एसेट्स की साइड पे अमाउंट्स लिखे, तो हमने क्या किया? हमने कहा कि हमारे पास कैश मौजूद है जो भी XYZ अमाउंट है, और हमने कहा हमारे पास बिल्डिंग मौजूद है, सॉरी मशीनरी मौजूद है 50,000 की। हुआ ये कि जब ये एडजस्टिंग एंट्री हमने पास की, अच्छा ये ट्रायल बैलेंस कह लें आप, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट मौजूद था। फिर जब हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की, बल्कि इसको मैं ट्रायल बैलेंस ही लिख लेता हूँ क्योंकि बैलेंस शीट जरा बाद में बनती है। तो एडजस्टिंग एंट्री मैंने ये पास कर दी। अब क्या होगा? मैं अपने पास एसेट को लिखूंगा वही कैश XYZ जितना भी था, और मैं इसके साथ साथ लिख दूंगा मशीनरी की वैल्यू को 50,000। ठीक है, लेकिन मशीनरी तो मैंने आपको बताया 5,000 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, तो मशीनरी अब हमारे पास 50,000 की नहीं रही, बल्कि इसकी जो वैल्यू है देखा जाए तो असुलन ये अब 5,000 कम हो गई है, और अब ये 45,000 रह गई है। अब हमने डायरेक्टली 45,000 नहीं लिखना होता। अगर आप डायरेक्टली 45,000 लिखेंगे तो ये गलत है। तो आपने क्या करना है? 50,000 पूरा लिखना है, इसमें से लेस करना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बनेगा फॉर एग्जांपल 5,000, और हमारे पास मशीनरी की नेट वैल्यू कह लें या बुक वैल्यू कह लें, वो आ जाएगी 45,000। तो हमने एसेट की वैल्यू को डिक्रीज तो किया 5,000 से, लेकिन डायरेक्टली डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली डिक्रीज करेंगे ऐसा लगेगा कि एसेट बिक गया है, हालांकि एसेट वहीं पड़ा है। तो हम क्या करेंगे? एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है, ये बुनियादी तौर पर याद रखें, ये एसेट होता है, और मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, एक चीज होती है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब क्या है कि एसेट्स के अंदर जाकर ये बंदा या ये चीज एसेट्स की वैल्यू को कम करती है, एसेट्स के साथ दुश्मनी कर रही है। तो देखिए ना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट्स के साथ गया, मशीनरी के साथ लगा, लेकिन मशीनरी की वैल्यू में बढ़ने के बजाय उसमें इजाफा हो गया, सॉरी कमी हो गई। सो दिस इज हाउ दिस होल सिनेरियो वर्क्स, राइट?
तो ये सिलसिला है। अच्छा, इसके अलावा आई हैव बीन आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज बाय अरीबा हनीफ। और अरीबा फरमा रही हैं कि सर एडजस्टिंग एंट्रीज या जैसे कि आउटस्टैंडिंग या एक्यूरल होते हैं, कौन कौन सी फाइनेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट में आती हैं, इस पर लेक्चर जरा दें। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज का सिंपल ये होता है कि जब आप जर्नल बना रहे होते हो ना, जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, आप उसी जर्नल बुक के अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज भी करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज का इम्पैक्ट, सारी बातें जो चीज जर्नल में रिकॉर्ड होती है वो फिर सॉरी हाँ, तो जो चीज जर्नल में रिकॉर्ड होती है उसको लेजर में ही पोस्ट किया जाता है। अब वो जो चीज लेजर में पोस्ट होगी वो ट्रायल बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट होगी। जो चीज ट्रायल बैलेंस में है ऑब्वियसली उसका असर इनकम स्टेटमेंट पे भी आएगा और साथ में बैलेंस शीट पे भी आएगा। और एडजस्टिंग एंट्रीज की तो खूबी ये है कि एक ही वक्त में इसमें जो दो अकाउंट्स होते हैं उनमें से एक एसेट्स या लायबिलिटीज या ऑनर्स इक्विटी से रिलेट करता है यानी बैलेंस शीट से, और दूसरा एक आइटम जो है वो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू का होता है यानी कि इनकम स्टेटमेंट से इसका ताल्लुक होता है या कनेक्शन होता है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, राइट।